है भाई, स्टार्ट कर दो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी ना, तो इसी तरीके से देखो, जैसे मान लिया ये कोई भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर इस तरीके से, है ना। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एरिया से गुजरेगी, जैसे ये सरफेस एरिया है ये रहा, है ना, और इसमें से निकलती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये रहा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका एरिया कितना है? ये जो एरिया है, दिस एरिया इज, मान लेते हैं इसका एरिया कितना है? ए। आई बात समझ में? और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ये जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे करके दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस, ऐसे इसमें से निकल रही है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती है, ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इस एरिया से निकलती हैं, इन्हें ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्लियर है इसके बाद? तो लिख लो, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड in the electric field, number of electric lines, electric field lines, number of electric field line passing perpendicularly to a given area is called electric flux, is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। इसे क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया परपेंडिकुलर टू द एरिया, जितनी भी लाइन निकलेंगी उन्हें हम क्या बोलते हैं? फील्ड लाइन बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। सही है भाई? देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इसका एरिया A है, जितनी भी नंबर ऑफ फील्ड लाइन इस एरिया से परपेंडिकुलरली गुजरेंगी, उन फील्ड लाइंस को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बोलते हैं। आगे बात समझ में? देखो, कंसीडर द सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया इज A एंड सरफेस एरिया A एंड इलेक्ट्रिक फील्ड is E perpendicular to surface, जैसे ये सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, then electric flux is defined as phi is equal to E into A। इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाती है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सही है भाई? ये
इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इंटू ए हो जाए। जब कॉपी कर लो तो बता देना। सर ठीक है, अब देखो इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स कैसे क्वांटिटी है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वेरी गुड, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात क्या है? स्केलर क्वांटिटी, यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ भाई, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है भाई? वोल्ट पर मीटर। ऐसे ही तो होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, है ना? तो ए इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वोल्ट मीटर। इससे कट जाएगा तो कितना जाएगा? वोल्ट मीटर, है ना? रफ में लिख लेना वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये कट जाता है ना भाई? ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका डायमेंशन फॉर्मूला और निकाल दो आप, डायमेंशनल फॉर्मूला और निकाल दो आप, डायमेंशन फॉर्मूला बताओ भाई। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? हाँ भाई, डायमेंशन फॉर्मूला देखो, E इंटू ए है ना, तो एरिया का तो मीटर स्क्वायर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का और निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालेंगे F इक्वल टू क्यू इंटू ई से। तो E जो होगा वो F अपॉन क्यू होता है, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू, और Q का फॉर्मूला Q इक्वल टू आई टी से। अरे Q इक्वल टू आई टी होता है, तो I तो हो गया एम्पियर और T हो गया टाइम, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ये हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा किसका? फ्लक्स का, वो कितना हो जाएगा? E इंटू ए। E की वैल्यू क्या है? एम एल स्क्वायर एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ये तो इसका हो गया। और व्हाट इज ए? ए क्या है बेटा? ए इज द एरिया। एरिया का यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एम एल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? इज एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ये हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। एम एल क्यूब टी माइनस थ्री ए माइनस वन इज द करेक्ट आंसर। कर लिया अपनी कॉपी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैथमेटिकली, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज E into A. इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द एरिया एंड द एरिया का मल्टीप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है, और थ्योरेटिकली इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग। एक एरिया में से कितनी फील्ड लाइन गुजर रही है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है। मैथमेटिकली E into A होता है ना? स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट वोल्ट मीटर होगी, है ना? और डायमेंशन फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन भी होगा। क्लियर है क्या बात? मेरे को ये बताओ आप,
कॉपी कर लेना तो बता देना भाई। सर। प्रज्ञा, पारुल, सर। ठीक है। देखो मेरे को एक नोट में पॉइंट लिख लो यहाँ पे, ऐसे नोट डाल के कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नहीं आई बात समझ में? एरिया कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी होती है एरिया। कैसे? जैसे किताब है, ये यश ये किताब है, तो सरफेस तो इसकी ये है, और जो एरिया वेक्टर होगा ना वो इसके परपेंडिकुलर होगा। ऐसे जैसे ये है इस तरीके से, ऐसे यूं करके, ये एरिया वेक्टर है। जैसे मैं इसमें दिखा दूं कि अगर जो ये एरिया है, इसका एरिया मैग्नीट्यूड है, तो जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे होगा, ऐसे करके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। आगे बात समझ में? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, ये बात है। कॉपी कर लो इसे। अच्छा, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स some angle with area vector। अभी पिछले वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे थी भाई? ये देखो यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही थी, इसमें से इस तरीके से निकल रही थी। बताओ, ऐसे निकल रही थी ना? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और एरिया वेक्टर भी क्या है? इसी डायरेक्शन में है। तो मेरे को इस क्वेश्चन में, इस कॉन्सेप्ट में ये बताओ कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये था ना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, के बीच में एंगल कितना है? यश, कितना एंगल है ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में? एंगल बोथ आर पैरेलल। बेटा ए वेक्टर भी ऐसे है और ई वेक्टर भी ऐसे है, तो एंगल कितना हो गया उसमें? 0। ऐसे नहीं सोचना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, नहीं। अगर जो एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के तो परपेंडिकुलर है, लेकिन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होता है। सही है? तो एंगल कितना हो गया? 0। इसे रफ में लिख लेना बेटा, रफ में अगर जो आप कहीं लिखना चाहो तो। एंगल बिटवीन, है ना, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर इज 0, है ना, इस केस में। लेकिन मैंने अभी क्या लिखा है? व्हेन ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ए वेक्टर के बीच में कुछ एंगल दिया हो। कैसे? मान लिया ये है इस तरीके की सरफेस, एरिया वेक्टर को तो हो गया ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ऐसे निकल रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे निकल रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे निकल रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे निकल रही है, ऐसे आ रही है ना, इस तरीके से इसमें यूं निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे थी? अलोंग द एरिया वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? उसमें कुछ एंगल दे रखा है ऐसे। आ गई क्या बात समझ में? ऐसे करके। तो मैं इसे अब साफ कर देता हूं यहां से। एरिया वेक्टर तो है ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ये, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे लिखेंगे पता है आपको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द एरिया परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो हम ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसका एरिया की डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लेंगे, ई cos थीटा है, ई cos थीटा आ जाएगा। तो इस डायरेक्शन में ये जो कंपोनेंट आएगा ना बेटा, ये आएगा ई cos थीटा, और एरिया वेक्टर ई ए, इसका क्षेत्रफल कितना है? एरिया है ए। तो जो फ्लक्स आएगी, देन व्हेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेक्स सम एंगल विद एरिया वेक्टर, देन फ्लक्स इज डिफाइंड एज phi is equal to e cos theta. What is e cos theta?
and component of the electric field in the direction of area into the A, तो फ्लक्स हो जाएगी EA cos थीटा। सही है भाई, फाई फ्लक्स। तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू E डॉट A। बेटा E डॉट A जैसे A डॉट B होता है ना, AB cos थीटा, ये होता है डॉट प्रोडक्ट, A डॉट B बराबर AB cos थीटा। तो इसलिए फ्लक्स होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द एरिया वेक्टर इज डिफाइंड एज फ्लक्स। कॉपी करो। हाँ, व्हाट इज थीटा, वेयर, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये क्या है बेटा, दिस इज डॉट प्रोडक्ट, दिस इज डॉट प्रोडक्ट, दिस इज डॉट प्रोडक्ट। और व्हाट इज थीटा, वेयर, यहां लिख देना इसके नीचे, थीटा इज एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, है ना। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड A वेक्टर। इस चीज से इसे ध्यान रखना है आपने। हो गया भाई, हाँ। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो E डॉट A एंगल पे निर्भर करेगी, E पे निर्भर करती है फ्लक्स, A पे निर्भर करती है, और एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया पर भी निर्भर करती है। तो इसमें आप एक स्पेशल केस लिख सकते हो, क्या स्पेशल केस। हाँ भाई, प्रज्ञा लिख लेना, पारुल बता देना बेटा जब लिख लो। डन सर। ओके, स्पेशल केस क्या है, फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 क्या है, थीटा का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जैसे मान लिया एरिया है, ये एरिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। सबसे पहला ही केस जो हमने करा था, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर भी इसी दिशा में है, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, थीटा। तो बेटा हमें तो लगाना है फ्लक्स इज इक्वल टू EA cos थीटा, और थीटा कितना है इसमें, 0, तो फ्लक्स कितनी हो जाएगी, E इंटू A। कब, जब एंगल E और A के बीच में क्या है, E और A के बीच में 0 डिग्री एंगल है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये भी आप कह सकते हो, सरफेस के 90 डिग्री पर है और एरिया वेक्टर के पैरेलल है, बात तो एक ही है। सही है भाई। अच्छा ये बताओ मेरे को, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ऐसे कैसे हो जाएगा बताओ, मैं बताता हूं आपको। देखो जैसे मान लिया ये हमारा एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना, एरिया वेक्टर,
है ना। तो एरिया वेक्टर तो ये हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस में ही हो ऐसे। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। कैसे होगा, बोर्ड पे देखो, मैं आपको दिखा देता हूं एक चित्र बना के। ये रहा, ये तो हो गया एरिया वेक्टर ऐसे, सॉरी, एरिया वेक्टर इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो एरिया वेक्टर तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सरफेस के अलोंग हो जाए ऐसे। बताओ, तो ये हो गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। एरिया वेक्टर तो ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे है ना। और सरफेस कैसे है बेटा, सरफेस ये ऐसे है, ये भी बोलो। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और ये है सरफेस एरिया वेक्टर। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यदि सरफेस के प्लेन में है तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। पारुल समझ में आया बेटा आपको, नहीं प्रज्ञा, है ना। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू ध्यान रखना, ये होती है 0। तो फ्लक्स कितनी हो जाएगी इस केस में, यश कितनी हो जाएगी फ्लक्स, ये cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0, तो फ्लक्स कितनी हो जाएगी 0। यानी कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अलोंग जा रही है तो उससे लिंक फ्लक्स कितनी हो जाती है, 0। चलो मैं कुछ सवाल करा देता हूं। गॉसेस लॉ पढ़ने से पहले हमें फ्लक्स निकालनी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड फ्लक्स linked with surface as shown in figure, as shown in figure। कैसे, मान लिया ये डिस्क है और रेडियस r है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। एक तो ये चित्र बना दिया। मान लिया एक रेक्टेंगल है ऐसे, रेक्टेंगल, ऐसे रेक्टेंगल है, चलो ऐसे ही बना देते हैं पहले। ये रहा, दिस इज द रेक्टेंगल, और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। ठीक है भाई। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है, ये साइड कितनी है A, ये साइड कितनी है B। व्हाट इज R, R इज द रेडियस। तो इससे लिंक फ्लक्स आपको निकालनी है, फ्लक्स काउंट करनी है, कितनी होगी भाई फ्लक्स, है ना।
हाँ भाई देखो, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E A cos थीटा। सबसे पहले मेरे को बताओ इसमें थीटा कितना है भाई? थीटा है इसमें 0 डिग्री। कैसे थीटा 0 डिग्री? इसमें भी थीटा 0 है। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। बोर्ड पे देखो, जैसे ये सर्किल है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? इसी दिशा में है। तो दोनों के लिए थीटा कितना हो गया? 0। इस केस में भी ऐसे है। ये रेक्टेंगल है और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है, तो दोनों में थीटा कितना है? 0। तो कितना हो जाएगा भी फ्लक्स? फ्लक्स हो जाएगा E A cos 0, E A cos 0, ये हो गया फ्लक्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो E है, इसका भी एरिया कितना आएगा? ये अरे एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर। एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ध्यान रखना, cos 0 1, cos 90 0। ध्यान रखना बेटा इस बात का। और cos 45 1/√2। cos 45 कितना होता है? 1/√2। तो ये जो इससे लिंक फ्लक्स आएगी वो आएगी E इंटू पाई आर स्क्वायर। और इसका जो एरिया होगा भाई, ये तो साइड A है, ये साइड B है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो E हो गई और एरिया कितना हो गया इसका? ये वाला एरिया हो गया A इंटू B इंटू 1। तो EAB इज द करेक्ट आंसर। यो तो पहले केस में फ्लक्स E इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू AB। सिंपल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कब? जब कुछ एंगल ना दिया हो। यदि एंगल दिया होगा तो आपको चेक करना पड़ेगा ठीक तरीके से। जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई। देखो, जैसे रेडियस है, इसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर, है ना भाई? और इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे जा रही है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 100 वोल्ट पर मीटर। तो फ्लक्स कितना होगा बताओ? और ये जो एंगल दे रखा है ना, ये ध्यान से देखना, ये वाला एंगल दिया हुआ है, मान लिया ये जो नॉर्मल से एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री। कितना है? चलो 30 डिग्री मान लेते हैं इसे, मान लेते हैं 30 डिग्री। तो कितनी फ्लक्स होगी? फ्लक्स होगी E A cos थीटा। इस केस में थीटा प्रज्ञा कितना हो जाएगा बेटा? इस केस में थीटा यश cos 30 डिग्री। व्हाट इज एंगल? व्हाट इज थीटा? ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर हो जाएगा ये। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ जाएगी 100, है ना? अच्छा, एरिया और लिख दूं क्या इसमें? एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को क्या लिख देंगे? 10 की पावर -2। तो एरिया जो हो जाएगा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 100 वोल्ट पर मीटर। एरिया पाई इंटू 10 की पावर -4 cos 30। सही है भाई? तो पाई इंटू 10 की पावर -2 और √3/2 ये आ जाएगा। और यूनिट क्या आएगी बेटा? फाई की, वोल्ट मीटर और न्यूटन, ये होता है ना इंटू ए, न्यूटन पर कूलम।
न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये भी यूनिट होती है इसकी फ्लक्स। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है, एरिया की मल्टीप्लाई करनी है और कॉस थीटा की मल्टीप्लाई करनी है। लेकिन बस थीटा क्या होना चाहिए, थीटा शुड बी द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये होना चाहिए, है ना। सिर्फ फर्स्ट लिख लो, सेकंड लिख लो और इस केस को लिख लो थर्ड, है ना। क्वेश्चन को एक और करा देता हूं, बहुत ही आसान है। जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई। फ्लक्स निकालनी है, यह स्क्वायर क्या है, स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, है ना, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ऐसे ऐसे करके जा रही है ना। और देखो ये जो एंगल दे रखा है ना, ये दे रखा है 37 डिग्री और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 50 वोल्ट पर मीटर और एक स्क्वायर है। स्क्वायर की साइड कितनी है, स्क्वायर की साइड है 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर नहीं, जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया पारुल किधर होगा बेटा, इधर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे है, एंगल बना रही है, सरफेस से कितना एंगल बना रही है 37। लेकिन हमें एंगल कौन सा चाहिए होता है, थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। देखो यहां पे ध्यान से, अगर जो मैं इसे सरफेस लूंगा ऐसे, इस तरीके से सरफेस लूंगा तो एरिया वेक्टर होता है ये, दिस इज द एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो कैसा है, इस सरफेस से 37 डिग्री बना रहा है। तो बेटा एंगल कितना हो जाएगा 53 डिग्री। समझ में आई बात। तो हमें जो फ्लक्स लेनी होती है वो ई ए कॉस थीटा। तो यहां पे थीटा जो होगा वो ई और ए के बीच में एंगल होगा जो कि होगा 53 डिग्री। जैसे इस क्वेश्चन में तो एंगल कितना था, नॉर्मल से था ना ये, अब की बार उसने एंगल दे दिया ये, जैसे 60 डिग्री है 37, तो नॉर्मल से एंगल कितना होगा 53, है ना। cos 53 की वैल्यू कितनी लिखोगे भाई, cos 53 3/5, है ना। ये याद रखना है अपने को, तो यहां पे लिख लेंगे। अच्छा एक तो cos 53 एरिया और बता दो इसका, तो इसका एरिया क्या होगा, स्क्वायर है ना ये, स्क्वायर 10 की पावर -4। नहीं आई बात समझ, ये ऐसे लिख लो, 10 सेंटीमीटर है ना तो हो गया 0.1 मीटर। तो लंबाई कितनी हो गई इसकी 0.1 मीटर, चौड़ाई कितनी हो गई 0.1 मीटर, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 0.1 इंटू 0.1, बताओ 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया। पारुल समझ में आया बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में दे रखा है 50
और एरिया हो गया आपका 10 की पावर -2 और cos थीटा ध्यान से रखना है ये आएगा 53। क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ था सरफेस से, लेकिन हमें कहां से लेना है, नॉर्मल से, यानी एरिया वेक्टर। cos 53 की वैल्यू 3/5 इसके अंदर पुट कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, 10 की पावर -2 3/5 है ना, तो 5 से कितना कट जाएगा भाई, 10 0.3 वोल्ट मीटर और न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। फ्लक्स की यूनिट जेई मेंस में और नीट में तो कभी कभी यूनिट भी पूछते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला, ऐसी चीज होती है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन आता है, डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट भी पूछ लेते हैं, फ्लक्स के, प्लैंक्स कांस्टेंट के, परमिटिविटी के, ऐसे करके। प्लैंक का तो 6.6 into 10 to the power -34 रहता है ना, क्या प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 -30 और उसमें परमिटिविटी की ऐसे थोड़ा बता तो भी 8.85 कॉपी करो। ये है फ्लक्स, फॉर्मूले में k की ओर को मार्क्स कर देता था, तो फिर इसमें k क्या था, ये तो मत पढ़ो तो इसमें उसकी 9 into क्या वैल्यू थी सर, 9 into 10 to the power भूल गए तो है। चलो कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। फ्लक्स कैलकुलेट करना सीख रहे हैं अभी हम, गॉसेस लॉ तभी आएगा जब हमें फ्लक्स कैलकुलेट करनी आती होगी, E into A ऐसे कर देंगे फ्लक्स। कॉपी करो भाई। सर हो गया, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, पारुल पूछ सकते हो बेटा कोई भी डाउट। सर हाँ सर मैं क्या मतलब, जैसे हम ये वैल्यूज लिखते हैं cos 53 cos 37 स्पेशल ट्रायंगल जो हमने मान रखा है, तो सर वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती हैं या फिर मतलब होती ही वो है? ये cos 53 की 3/5, यस सर। हाँ ये सर अप्रोक्सीमेटली मतलब जैसे मैथ्स में आ गए तो मतलब उनको हम ऐसे करके सॉल्व नहीं कर सकते ना? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। cos 53 सर मतलब आंसर नहीं मतलब अगर उन्होंने अप्रोक्सीमेशन नहीं माना तो काट नहीं देंगे? नहीं ऐसा नहीं है, अप्रोक्सीमेटली होती है। ये तो डिपेंड करता है ना कैसा सवाल है, मतलब काटेगा कैसे, कैसे काटेगा। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। हाँ सर वही वैल्यूज का तो उसकी अप्रोक्सीमेशन रहता है या फिर रियल रहता है? अबे अप्रोक्सीमेशन नहीं सही रहता है, ये अप्रोक्सीमेशन नहीं है भैया, सही है ना, मतलब हाँ थोड़ा सा तो अप्रोक्सीमेशन है ना। कहाँ पे आ गया तू मेरे को बताना, जब तक तू पूरी वो नहीं बताएगा तो पता नहीं चलेगा। नहीं सर मैथ्स में मैं जैसे कि लेक्चर्स करता हूँ ना उधर से मतलब वीडियोस से, तो फिर सर वो बता रहे थे कि ऐसे मतलब आंसर आया था आईआईटी में, और उसमें 2 क्वेश्चंस जो थे जैसे कि पाई भी था और 22/7 भी था, तो फिर सर 22/7 तो अप्रोक्सीमेट लेते हैं ना, तो उस समय आईआईटी ने गलत कर दिया था वो। हाँ नहीं वो पाई की वैल्यू 22.20/27 थी ना ऐसे, तो सही कह रहा है, मेरे भी ध्यान आ रहा है ऐसा एक क्वेश्चन मैथ्स में जिसमें पाई की जगह 22/7 अप्रोक्सीमेट लेकर के, मतलब वो तो डिपेंड करता है ना क्वेश्चन पे कि जहां पाई लगेगा तो वहीं पाई आएगा, है ना। ये है भाई, जहां पे पाई लगेगा वो पता लग जाता है। अब जैसे मान लिया जी की वैल्यू आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है ऐसे करके, है ना, इस तरीके से दे रखी है, मतलब स्पीड दे रखी है 490 मीटर पर सेकंड यू,
तो हमें पता लग जाएगा G10 नहीं लेना, G9.8 लेना है ऐसे करके। लेकिन ये मेरे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो है ना, तो ऐसा है। लेकिन cos 53 के केस में इतना बड़ा मैटर नहीं है। नहीं सर, फिजिक्स में मैं मैथ्स का लिए पूछ रहा था। फिजिक्स में तो उन्होंने कहा था कि चल जाता है फिजिक्स में। मैथ्स में भी कह रहा हूं मैं, कभी कभी मुश्किल से क्वेश्चन ये नहीं था अप्रोक्सीमेटली वाला, क्वेश्चन कुछ और था मैथ्स में जो आप बता रहे हो। नहीं, क्वेश्चन ये नहीं था सर, वो ये तो आंसर्स थे। उन्होंने कहा था कि मल्टीपल चॉइस था और आंसर में जब बच्चों ने दोनों टिक कर दिया तो एक गलत कर दिया उन्होंने। हाँ, तो ये बात है, ये था। तो वो क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से था जिसमें पाई ये अप्रोक्सीमेटली हमें छोड़ना था, ये बात है। हाँ, इसमें 22/7 एक है क्वेश्चन, मेरे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा। तो आपको पूरे जो मतलब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि 22/7 लेंगे या पाई लेंगे, है ना। उस क्वेश्चन में कभी कभी आईआईटी बेटा ऐसा कर देती है। तो उस टीचर भी अपने कॉन्सेप्ट तभी चेंज करते हैं जब आईआईटी में क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन इतने क्वेश्चन अब अपन ने कर चुके हैं कि अब आईआईटी नए क्वेश्चन कहां से बनाए, कभी ना कभी कुछ ना कुछ वो घुमा देते हैं। तो एक आध एक्सेप्शन ऐसा आ जाता है कि जो कोचिंग वाले हैं ना, तो उन्हें भी अपने कॉन्सेप्ट थोड़े से अकॉर्डिंग टू आईआईटी चेंज करने पड़ जाते हैं, तब बताना पड़ता है। अब जब वो पहले से ही नहीं पता तो कैसे बताएगा, उसे सपने में थोड़ी ना आएगा कि कैसे करे। तो एक तो क्वेश्चन तो एक्सेप्शन रहता है बेटा सब जगह, है ना। जैसे आईआईटी ने खुद 3-4 साल पहले एक एडवांस का क्वेश्चन आया था, उसमें रोटेशनल का क्वेश्चन दे दिया। अब पूरा कोटे में मतलब हम भी बैठे रहे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, वो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हुआ। किसी का आंसर कुछ आ रहा है, किसी का कैरियर पॉइंट का, मैं तो उस समय कैरियर पॉइंट में था, हमारा आंसर ही नहीं आ रहा। एलन वालों का आंसर आ गया, उन्होंने आंसर की में सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिया आंसर की बना के, रेजोनेंस ने नहीं करा था। तो मतलब जब क्वेश्चन ही उन्होंने गलत दे दिया तो आंसर कहां से आता, कुछ ने आंसर निकाल दिए, हमसे तो नहीं निकला। तो जब बाद में डिस्कशन हुआ कि वो क्वेश्चन ही गलत था तो आंसर कैसे निकलता। तो आईआईटी से भी गलती हो जाती है, तो वो गलती इस वजह से होती है, वो नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ना, कभी कभी ज्यादा घुस जाते हैं। तो जैसे 22 वाला है, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, तो कभी कभी वो ऐसी चीज दे देते हैं जो हमने कभी पढ़ाई नहीं होती और हमारी भी मतलब सोचा भी नहीं कि ऐसा भी कर सकते हैं। तो फिर टीचर्स उस पर रिसर्च करते हैं, फिर उसके जैसे क्वेश्चन बनाते हैं। तो यही कर सकते हैं अपन लोग, ऐसा होता है। तो ये है ना। यस। तो बेटा उसके लिए तैयार रहना, उसके लिए मतलब टीचर से ज्यादा बच्चे को इंटेलिजेंट, बच्चे जो होते हैं टीचर से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। आप लोग जैसे हम हैं, मैं क्या पढ़ता हूँ, फिजिक्स पढ़ लेता हूँ, मैथ्स भी पढ़ लेता हूँ, चलो तुम तो केमिस्ट्री बायोलॉजी सब पढ़ते हो, हमें तो केमिस्ट्री की सी भी नहीं आती, आपको तो आती है। तो आप ज्यादा इंटेलिजेंट, मैं बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, ये बात है। तो बच्चे को अपनी इंटेलिजेंसी से हिसाब से करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन है ऐसा, है ना, 22/7 और पाई वाला, लेकिन मेरे ध्यान नहीं आ रहा, मैंने पढ़ रखा है सवाल मैथ्स में, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, तो ये वाला तो हो गया। चलो फ्लक्स का, अब मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं। पहले ये देखो कि जैसे बेटा, जैसे मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है तो वो तो समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आया हुआ है नीट और जेईई मेंस में दोनों में, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेरे को बताओ कि अगर जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये है सर्किल और इसकी रेडियस है r, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है बेटा, इक्वेशन ऑफ सर्किल, जिसके ओरिजिन सेंटर ओरिजिन पे हो। इक्वेशन ऑफ सर्किल बता सकते हो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अरे यार समझ में, यस सर। ये होती है इक्वेशन सर्किल की, इक्वेशन ऑफ सर्किल। ऐसे इक्वेशन ऑफ इलिप्स भी होती है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो क्वेश्चन इसी पर है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको ऐसे है, देखो क्वेश्चन करने से पहले, लिखाने से पहले मैं इसको आपको इसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। अच्छा ये बात है,
पहले छोटा सा क्वेश्चन कराना पड़ेगा मेरे को। देखो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। अब मेरे को ये बताओ कि हमारे पास एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, और ये हो गया ओ ए बी सी, ये हो गया हमारे पास एरिया, ये वाला एरिया हो गया। हम भाई कौन से प्लेन में है ये बता सकता है कोई बच्चा? एक्स वाई जेड एक्स जेड प्लेन में एक्स सर, ये मतलब आपने वाई में दो बार लिख दिया शायद। हाँ एक्स जेड प्लेन में है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है उसने, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज, क्वेश्चन लिखेंगे, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2i प्लस 3j प्लस 4k, बोल्ट 4k इंटू 10 की पावर 2, चलो बस इतना ही लिख लो, बोल्ट पर मीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through, electric flux passing through the surface OABC। इससे जो फ्लक्स है वो निकालनी है, as shown in figure, as shown in figure। 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। बताओ बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकलेगी इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 3D में, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। अरे कैसे निकलेगी भैया? सर इसके एरिया को लिख लेंगे 10i कैप, तो फिर 0 j कैप 10k। देखो एक तो मैं इसमें आपको मैथमेटिकली सॉल्यूशन बता देता हूं। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है वो E डॉट A होती है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे रखा है वेक्टर फॉर्म में, तो आपको एरिया भी क्या लिखना पड़ेगा? वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर जो आपको इसका एरिया लिखना है तो बताओ एरिया जो वेक्टर होगा वो एरिया किस डायरेक्शन में होगा? बता सकता है कोई बच्चा किस डायरेक्शन में एरिया? वाई डायरेक्शन में है ना। एरिया क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो एरिया का मैग्नीट्यूड बता सकता है कौन? कितना होगा बेटा एरिया का मैग्नीट्यूड? 0.1 इंटू 0.1, ये हो गया 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। एरिया का तो मैग्नीट्यूड हो गया। और यूनिट वेक्टर क्या है एरिया की डायरेक्शन में? व्हाट इज द यूनिट वेक्टर? जे कैप, जे कैप। तो बेटा जो एरिया वेक्टर होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड द यूनिट वेक्टर। तो बेटा एरिया वेक्टर कितना लिख दूं? एरिया वेक्टर लिख दूंगा मैं मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर कितना? 10 की पावर -2 इंटू द जे कैप, ये हो जाएगा एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना दे रखा है? 2i 3j 4k कैप, वोल्ट पर मीटर, ये रहा। तो फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो फाई कितना हो जाएगा? करो कॉपी और डॉट प्रोडक्ट करके दिखाओ।
पहले तो एरिया वेक्टर निकाल लेंगे। देखो बेटा पारुल, एरिया कैसे निकलेगा? 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है ना, तो इसे कितना लिख लेंगे? 0.1 मीटर। तो 0.1 10 की पावर -4 मीटर -2 मीटर स्क्वायर है ना। और जो एरिया वेक्टर होगा तो मैग्नीट्यूड को y दिशा में है, इसका एरिया वेक्टर y दिशा में, तो j कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 की पावर -2 इंटू j कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। तो बोर्ड पे देखो phi इज इक्वल टू जो फ्लक्स होगा E डॉट A, E तो ये ना 2i 3j 4k डॉट 10 की पावर -2j, तो डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए। I डॉट j 0 होता है, j डॉट j 1 होता है, और k डॉट j ये भी 0 होता है ना। 0 तो सिर्फ j और j की मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट होती है। j डॉट j कितना होगा? 1, तो इसे 3 इंटू 10 की पावर -2 वोल्ट मीटर फ्लक्स आ जाएगी। ये दिस इज द फ्लक्स। j और j वाली मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, बाकी तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। I का j के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, k का j के साथ 0, j का j के साथ 1, j का j के साथ 1, इसलिए 3 इंटू 10 की पावर -2 वोल्ट मीटर। एक तरीका तो ये है, जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई। सही है। अब देखो दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। प्रज्ञा पारुल कर लिया बेटा आपने कॉपी? देखो मैं इसे दूसरे तरीके से समझाता हूं आपको। ये तो मैथमेटिकली हो गया, दिस इज आल्सो द करेक्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। लेकिन बोर्ड पे ऐसे देखो आप, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है z एक्सिस, सही है ना। तो x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? अरे इधर की ओर है, ऐसे करके है ना, इधर की ओर है इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी है? 2 वोल्ट पर मीटर है ना। y में किधर है? इधर है, कितनी? 3 वोल्ट पर मीटर। अच्छा k में कितनी है? k में इतनी है, 4 वोल्ट पर मीटर। सरफेस एरिया क्या है? ये सरफेस एरिया। तो बोर्ड पे देखो, ये जो हमारी EX है, मैं इसे EX मान लूं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी x में वो क्या होगी? अरे ये EX इस सरफेस के पैरेलल होगी, नहीं होगी? तो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को क्रॉस नहीं करेगी तो फ्लक्स थोड़ी ना होगी। जैसे मान लिया ये है, ये इस तरीके से ये रखा हुआ है, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यूं जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, देखना भाई ये तो सरफेस हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी प्लेन में ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इसे क्रॉस नहीं करेगी तो कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होती है। तो बेटा इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी? 0। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90। तो जब जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया के प्लेन में हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे भी हो, किसी भी एंगल पे हो, लेकिन सरफेस एरिया को ग्रेज करती हुई निकल जाए, तो उससे लिंक फ्लक्स कितनी होगी? 0। आई बात समझ में? फ्लक्स कब होती है? जब वो उसे उसके अंदर में सरफेस में से घुसे एक तरफ से और दूसरी तरफ से बाहर निकले, है ना। तो देखो इधर जब ये जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड x वाली, तो ये तो इसके पैरेलल जाएगी ना ऐसे,
ये भी लो। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स वाली, ये इसे क्रॉस ही नहीं कर पा रही है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो। इसी तरीके से जेड वाली, जेड जो के वाली है, के ये भी ना के, ये भी क्या है, इसके सरफेस में ही है, ये भी इसे क्रॉस नहीं कर पा रही। क्रॉस कौन सी वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर पा रही है, जो वाई में है, ये वाली, ये इधर से जा रही है, इधर जा रही है, इधर से जा रही है, इधर जा रही है, इधर से जा रही है, इधर, इधर से इधर। बेटा वाई में कौन सी है, ये रही। तो इन दोनों को तो छोड़ ही दो आप, क्योंकि वो तो सरफेस में है। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्रॉस कर रही है उसे पकड़ लो बस। कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्रॉस कर रही है, इसे 3 वोल्ट पर मीटर। और इसका बेटा एरिया कितना है, ऐसे लिख लो आप इसे। अब मैं इसे समझा तो दिया, देखो मैंने आपको, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये हो गया सरफेस एरिया, है ना, ये सरफेस एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गई ऐसे, ऐसे निकल गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरीके से, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये ई वाई इंटू ए, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो कितनी हो जाएगी, ई वाई इंटू ए, क्योंकि 90 डिग्री 0 डिग्री हो जाएगा एंगल। तो ई वाई कितनी है, ई वाई है 3, और एरिया तो मैंने निकाल ही दिया था 0.1 इंटू 0.1, तो कितना 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, -2 मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी हो गई, 3 इंटू 10 की पावर -2 वोल्ट मीटर इज द करेक्ट आंसर। ऐसे भी निकाल सकते हो आप। तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ये देख लेना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी दिशा में सरफेस एरिया को क्रॉस कर रही है। कौन सी दिशा में क्रॉस कर रही है, कौन सी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया को क्रॉस कर रही है, ये अपने को देख लेना है, जब जाकर के सॉल्व होगा क्वेश्चन। जब कॉपी कर लो तो बता देना, एक सवाल और देता हूं मैं इसी पे। फॉर एग्जाम्पल, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 20 I कैप, है ना, 30 J कैप और 10 K कैप वोल्ट पर मीटर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through surfaces S1, S2 and S3, है ना। बोर्ड पे देखो, इधर ये हो जाएगी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, सरफेसेस है। मैं एक एक करके पूछूंगा आपसे। ये है सरफेस S1, सरफेस S1, इसकी साइड कितनी है, ए, स्क्वायर है ये। पहले मेरे को इसके द्वारा बताओ, दिस इज द स्क्वायर ऑफ साइड ए, ये है सरफेस, इसके द्वारा फ्लक्स कितनी होगी, मेरे को ये बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर दे रखी है, अच्छा एक मिनट में इसकी वो भी लिख देता हूं, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये सरफेस है S1 और इट इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर एंड इट इज प्लेस्ड इन XY प्लेन।
ऐसे भी लिख के दे सकता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी 10 raised to the power minus कितनी बेटा? 25 into 10 raised to the power -3. -3। देखते हैं पारुल, प्रज्ञा बताओ बेटा। देखो जो इसमें ये तो क्वेश्चन है, इसमें आप बनाए ऐसे ही बनाना, यहां पे लिखना, क्योंकि मैं भी एक सरफेस और बनाऊंगा। यहां पे देखना, मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ये हमारी सरफेस है। तो मेरे को वो देखना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स में भी है, वो वाई में भी है और वो जेड में भी है। तो मेरे को ये ढूंढना है कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया के परपेंडिकुलर होगी। क्या एक्स वाली होगी, क्या वाई वाली होगी, क्या जेड वाली होगी? बताना बेटा। प्रज्ञा, पारुल बताओ। यश, कौन सी होगी परपेंडिकुलर? जेड वाली। हाँ, अरे जेड वाली तो होगी ऐसे करके, ये रही ना इलेक्ट्रिक फील्ड, बस। तो ये ई जेड ही होगी, ई जेड। और एरिया क्या हो जाएगा? ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। पहले मैं एरिया लिख दूं, लंबाई गुणा चौड़ाई 25 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये तो होगा एरिया। क्लियर है क्या बात भाई? ये एरिया हो जाएगा। और ई वाई देख लो भैया, ई वाई कितनी है? ई वाई है 30 वोल्ट पर मीटर, ई वाई। क्लियर है क्या बात? ई एक्स क्यों नहीं ली? अरे ई एक्स तो इसके सरफेस में आ जाएगी, वो इसको क्रॉस ही नहीं करेगी। जो परपेंडिकुलर होती है, कुछ एंगल पर होती है, उसे ही तो लेंगे हम। तो जो फ्लक्स होगी वो हो जाएगी फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 इज इक्वल टू कितनी? ई वाई इंटू एरिया। ई वाई है 30 इंटू एरिया। कितना हो गया भैया? 25 दिया 75 इंटू 10 की पावर -4 है ना। 7.5 इंटू 10 की पावर -2 वोल्ट मीटर इज द फ्लक्स थ्रू सरफेस S1, है ना। ये 7.5 इंटू 10 की पावर -2 वोल्ट मीटर इज द फ्लक्स थ्रू सरफेस S1। ई वाई से पास हो रहा है, ई जेड से पास। हाँ यार, ई जेड, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। 10 लिखा हुआ है ना। हाँ, जो ई जेड है ना वो 10 है। ई जेड कितनी होगी? 10। मैं ई वाई कर रहा हूं। ई जेड होगी ना ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो 10 है, सॉरी। तो कितना आएगा? 250 और ये आएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -2 वोल्ट। ठीक है भाई। अच्छा, कॉपी कर लो एक बार। सरफेस S2 और बनाता हूं मैं। देखो मैंने कहा था ना मैं इसमें ही बनाऊंगा। सरफेस S2, ये भी सरफेस S2। कौन से प्लेन में है बेटा सरफेस S2? सरफेस S2 है YZ प्लेन में, और ये भी 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। अब इससे बद्ध फ्लक्स, the flux link with surface S2, ये ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू S1 S2 S3, ये निकालना है। तो हमें ये देखना होगा
कि इस वाले एरिया से कौन सी इलेक्ट्रिक फ्लक्स परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही है। जो परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही होगी वो ही फ्लक्स देगी। देखो जैसे 4s2 लिख देंगे यहां पे। चित्र में दोबारा से बना देता हूं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये हो गया है ना भाई 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो एरिया तो अब की बार भी उतना ही आएगा, लेकिन अब की बार जो हम फ्लक्स लेंगे इसके परपेंडिकुलर, बोर्ड पे देखो, एक तो ये है x, एक ये है y और एक ये है z, Ez, और ये हो जाएगा Ey और ये हो जाएगा Ex। Ey और Ey ऐसे है और Ez ऐसे है, तो वो तो इसके प्लेन के पैरेलल हो गए। जो क्रॉस करेगी बेटा इसे वो कौन सी करेगी? Ex। नहीं आई बात समझ में? अरे Ex Ey तो हो जाएंगे प्लेन में, देख लो ये हो जाएगा Ey, लिख लो आप। मेरे को लग रहा है मैं जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूं, कभी आप लिख भी ना पाओ, है ना। Ey एंड Ez ऐसे लिखेंगे, कंपोनेंट Ey एंड Ez आर, ये S2 आर इन द प्लेन S2 and Ex is perpendicular to S2। सरफेस S2 के परपेंडिकुलर कौन सी फ्लक्स है भाई, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सा कंपोनेंट है? X कंपोनेंट। X component is the perpendicular. X component of electric field is crossing the surface. तो Ex ले लेंगे, Ey और Ez को छोड़ देंगे। कॉपी करो यहां तक। ठीक है, मेरे को ये बताओ कि अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इंटू ए कॉस थीटा, तो Ey Ez तो इसके प्लेन में होगी। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसे कट कर रही होगी ना बेटा, कौन सी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर रही होगी? ऐसे, ये कौन सी दिशा में है? ये x दिशा में, ऐसे x, ये Ex है, ये ना x और y, और ये z, क्योंकि Ez तो ऐसे होगी इसके प्लेन में और Ey होगी ऐसे। हाँ भाई, तो इसलिए फ्लक्स कितनी निकाल दूंगा? फ्लक्स S2 Ex इंटू एरिया। Ex कितनी है बेटा? Ex है 20 वोल्ट पर मीटर, और एरिया कितना है? 25 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 25 दूनी 50 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 5 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट मीटर इज द फ्लक्स थ्रू सरफेस S2। ये सही है, इस तरीके से करती है। थोड़ा कॉपी कर लेना, मतलब आ जाता है ऐसा सवाल छोटे छोटे जेईई मेंस में, है ना। फ्लक्स निकालनी आनी भी चाहिए, क्योंकि अभी हम करने वाले हैं गॉसेस लॉ में इसका एप्लीकेशन।
तब अपने को अच्छे से समझ में आएगा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाले। जब कॉपी करो तो बता देना। एरिया तो अब की बार इसमें भी वो ही रहेगा, है ना, तो ये एरिया मैंने बदला नहीं है, एरिया का मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा। S3 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। हाँ भाई, थर्ड वाला S3 से निकालना। S2 और S3 से भी होगा सर। S2 S1 S2 S3 अलग है ना। अच्छा, अरे अब की बार तो S3 कौन से प्लेन में पड़ेगा भाई, ये बता सकता कोई बच्चा? XZ प्लेन में, XZ प्लेन में पड़ेगा। तो ये देखना है कि सरफेस के परपेंडिकुलर वाली फ्लक्स कौन सी होगी, X वाली, Z वाली या Y वाली? Y वाली होगी, Y वाली होगी, क्योंकि X वाली तो ऐसे हो जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, Z वाली ऐसे हो जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये होगी, ये कट होगी, है ना। 4S3 मैं ये लिख देता हूं, और चित्र भी अब की बार थोड़ा शॉर्ट में बना दूंगा, मैंने काफी टाइम लगा दिया इसे समझाने में, है ना, क्योंकि ऑनलाइन तो वैसे ही कम समझ में आता है। ये वाला, ये जो कंपोनेंट होगा ना EY, और एरिया तो अब की बार भी 25 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर ही होगा। और जो है ना, मैं ये लिख देता हूं कि EX तो ऐसे है और EZ ऐसे है, तो EX एंड EZ आर in the plane S3, ये S3 सरफेस है, and EY is perpendicular to S3। इसलिए EY की वैल्यू इसमें से देख के बताएंगे तो 30 आ जाएगी, 30 वोल्ट पर मीटर, है ना। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी 5S3 वो हो जाएगी EY इंटू एरिया। EY की वैल्यू 30 और एरिया तो नहीं बदला अब की बार भी, 25 या 75 इंटू 10 की पावर -4, 7.5 इंटू 10 की पावर -2 वोल्ट मीटर इज द फ्लक्स थ्रू S3। तो ये ध्यान रखना है ना। ऐसा नहीं है इतना बड़ा क्वेश्चन देगा वो तो किसी एक सरफेस से पूछ लेगा। ये बताना
मिलता है आंसर। चलो फिर आज के लिए इतना ही काफी है ना बेटा।